हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु माथुर आज आपके साथ थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस और उनके एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करूंगी। अभी तक हमने मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें दो तरह की स्टेबिलिटीज़, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी यानी कि ऊष्मागतिक स्थायित्व और काइनेटिक स्टेबिलिटी या गतिज स्थायित्व को डिटेल में डिस्कस किया था। अब उन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ मैं आज डिस्कस कर रही हूँ, उनके आंसर्स के साथ में। तो आप इन न्यूमेरिकल्स को और इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए अपने लेवल पर, और जो सॉल्यूशंस मैं आपको बता रही हूँ उनसे आप इनको मैच कीजिए। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक संकुल जो कि सिल्वर का NH3 लिगेंड के साथ बना हुआ है, AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल जो चार्ज है इस कॉम्प्लेक्स पर वो पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इस संकुल में आप देख रहे हैं कि दो NH3 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह जो अभिक्रिया है ये दो पदों में पूर्ण होगी। तो इस संकुल के लिए दोनों पदों के जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स हैं यानी K1 और K2, उनकी वैल्यूज़ यहाँ दी गई हैं। K1 की वैल्यू 7.7 इंटू 10⁻³ है, जबकि K2 की वैल्यू 2.1 इंटू 10⁻³ है। तो हमें इसके लिए ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स को बनाने की जो पद हैं वो लिखिए, जिसमें कि आप देख रहे हैं यहाँ कि सिल्वर पॉजिटिव जो है वो NH3 के एक मॉलिक्यूल के साथ प्रथम पद में अभिक्रिया करता है और एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स AgNH3 एंड होल टू द पावर प्लस ये बन जाता है। ये प्रथम पद है जिसके लिए K1 की वैल्यू गिवन है 7.7 इंटू 10⁻³। अब द्वितीय पद में जो कॉम्प्लेक्स का जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना था AgNH3 और पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस पर दूसरा NH3 का लिगेंड जुड़ेगा और ये कॉम्प्लेक्स AgNH3 होल ट्वाइस ओवरऑल चार्ज प्लस ये बन जाएगा और यह सेकंड पद है और इसके लिए जो K2 की वैल्यू है वो है 2.1 इंटू 10⁻³ अब अगर आप पुराने वीडियोस और लेक्चर्स और PDFs देखेंगे तो उसमें ये क्लियर है कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा की वैल्यू K1 इंटू K2 होती है। तो इट्स वेरी सिंपल कि आप K1 और K2 के वैल्यूज़ जो कि इस क्वेश्चन में गिवन हैं वो आप रखिए इस इक्वेशन में, उन्हें मल्टीप्लाई कीजिए तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁷। यानी अगर आपको कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स भी दिया जाए जिसमें कि जो स्टेप्स हैं वो 2 से ज़्यादा 3 या 4 तक भी हैं, तो आप इसी तरह से उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं। यहाँ कॉपर +2 ऑक्सीडेशन अवस्था में है जो मेटल आयन है और इसके दो कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर दिए गए हैं। पहला कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं जिसमें कि NH3 के 4 लिगेंड्स इसके साथ जुड़े हैं जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड है, जबकि दूसरे कॉम्प्लेक्स में साइनाइड Cn नेगेटिव के 4 लिगेंड्स इसमें जुड़े हुए हैं। यानी कि दोनों कॉम्प्लेक्सेस में जो फ़र्क है वो लिगेंड का है, जबकि मेटल आयन सेम है और एक ही उसी ऑक्सीकरण अवस्था में है। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स की वैल्यू दी गई है। NH3 वाला जो कॉम्प्लेक्स है जो कॉपर के साथ बन रहा है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, उसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट है 4.5 इंटू 10⁻21, जबकि दूसरे कॉम्प्लेक्स के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 2 इंटू 10⁻27। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा संकुल अधिक स्थायी है। तो सबसे पहले हमें ये लिखना होगा कि ये कॉम्प्लेक्स कैसे बना। तो यहाँ आप देखिए कि पहले हमने कॉपर +2 इसके साथ में 4 NH3 के लिगेंड्स ऐड किए और उनसे ये कॉम्प्लेक्स बन गया जो कि टेट्राअमीन कॉपर कॉम्प्लेक्स है। कॉपर कॉम्प्लेक्स का आयन है +2 ऑक्सीकरण अवस्था है यहाँ पर कॉपर की। इसके लिए जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है बीटा, उसकी वैल्यू दी गई है। तो बीटा किसके बराबर होगा? कंसंट्रेशन ऑफ
कॉम्प्लेक्स जो आपका बना डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड NH3 होल रेज टू द पावर 4। इसके लिए बीटा की वैल्यू गिवन है 4.5 इंटू 10⁻21, जबकि जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है वो कॉपर का साइनाइड के साथ बना हुआ है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि हम इस इक्वेशन को किस तरह से लिखेंगे, कॉपर प्लस 2 प्लस 4 CN नेगेटिव, ये लिगेंड्स हैं और ये कॉम्प्लेक्स साइनाइड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसके लिए आप बीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर का साइनाइड वाला कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 मेटल आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CN रेज टू द पावर 4, और इसके लिए बीटा की वैल्यू दी गई है 2 इंटू 10⁻27। अब आप यहाँ पे दोनों बीटा के वैल्यूज़ को, दोनों कॉम्प्लेक्सेस की बीटा की वैल्यूज़ कंपेयर कीजिए, और आपको ये पता है कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी अधिक होती है उतना ही उसका स्थायित्व भी अधिक होता है। तो सेकेंड कॉम्प्लेक्स के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 2 इंटू 10⁻27 है, तो डेफिनेटली ये कॉम्प्लेक्स अधिक स्थायी होगा। यही जो आपका फैक्ट है ये आप आगे के क्वेश्चंस पर भी अप्लाई कीजिए। प्रैक्टिस के लिए इसी तरीके के 2-1 न्यूमेरिकल्स और यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सिल्वर आयन लिया है, सिल्वर पॉजिटिव, और उसके 2 कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर मेंशन्ड हैं। पहला कॉम्प्लेक्स NH3 लिगेंड के साथ बना रखा है और दूसरा सिल्वर यूनिट पॉजिटिव जो मेटल आयन है उसका कॉम्प्लेक्स साइनाइड के साथ बनाया हुआ है। और इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻7 NH3 वाले कॉम्प्लेक्स के लिए है और 5.4 इंटू 10⁻15 वैल्यू सिल्वर के साइनाइड कॉम्प्लेक्स के लिए है। हमें ये बताना है कि कौन सा संकुल अधिक स्थायी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो डिस्कस किया वही चीज़ें हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए उसका फॉर्मेशन दिखा दीजिए, इक्वेशन पूरा लिख करके। सिल्वर पॉजिटिव प्लस 2 NH3 गिव्स द रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स। इसके बाद आप इसमें बीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे वो लिख दीजिए। बीटा इज इक्वल टू जो भी आपका ये कॉम्प्लेक्स बना उसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 होल रेज टू पावर 2, क्योंकि 2 NH3 यहाँ पर काम आ रहे हैं। और यहाँ बीटा की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻7 जो इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। और जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स है Ag पॉजिटिव प्लस 2 CN नेगेटिव, इससे आप कॉम्प्लेक्स बनाइए साइनाइड कॉम्प्लेक्स। बीटा की वैल्यू जो है वो इस कॉम्प्लेक्स के लिए 5.4 इंटू 10⁻15 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लियरली यहाँ पर स्क्रीन में। और अगर हम दोनों कॉम्प्लेक्सेस के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स है सिल्वर का साइनाइड के साथ जो कॉम्प्लेक्स है उसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू अधिक है, और क्योंकि इसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू अधिक है इसलिए इसका स्थायित्व भी अधिक होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें निकल प्लस 2 आयन जो है वो मेटल आयन है दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में। 2 कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में निकल प्लस 2 जो मेटल आयन है उसकी NH3 लिगेंड के साथ में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर निकल का 6 आपको दिख रहा है और ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल होगा। जबकि जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है उसमें भी निकल प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, लेकिन उसमें लिगेंड जो है वो EN क्या होता है, एथिलीन डाई एमीन। ये लिगेंड आप देखिए इसी क्वेश्चन में मैंने नीचे मेंशन किया है। EN जो है वो एथिलीन डाई एमीन की शॉर्ट फॉर्म है। एथिलीन डाई एमीन का मतलब NH2 CH2 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 सॉरी NH2 CH2 CH2 NH2। यह एक बाइडेंटेड या द्विदंतुक लिगेंड है, क्योंकि इसमें 2 जो नाइट्रोजन एटम्स हैं इनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये एक ही लिगेंड एक ही बार में 2 साइड्स से मेटल के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। यानी लिगेंड एक है लेकिन इसकी जो बॉन्डिंग साइट्स हैं वो 2 हैं। यानी कि अगर किसी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो एक ही लिगेंड से वो काम हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमें निकल के साथ 6 साइड्स चाहिए,
तो क्योंकि ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है इसलिए यहाँ 3 मॉलिक्यूल से ही हमारा काम हो रहा है। हमें इन दोनों लिगेंड्स के साथ बने वाले निकल के कॉम्प्लेक्सेस में से ये बताना है कि कौन सा अधिक स्थायी है, जबकि स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू कितनी है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए है 6.1 इंटू 10⁸ और सेकेंड कॉम्प्लेक्स के लिए है 4.6 इंटू 10⁸18। तो यहाँ जो एक चीज़ ध्यान करने की है वो ये कि एग्जैक्टली पुराने वाले एग्जाम्पल्स की तरह आप पहले रिएक्शन लिख लीजिए। निकल +2 जो है वो 6NH3 के साथ कंबाइन करेगा और अमीन कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और इसी तरह से इसके लिए आप बीटा का जो फॉर्मूला है वो लिख लीजिए और बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 6.1 इंटू 10⁸8। जबकि दूसरे कॉम्प्लेक्स जो है वो निकल +2 का इथिलीन डायमीन के साथ बनेगा और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके लिए बीटा की वैल्यू 4.6 इंटू 10⁸18 है। तो ऐसे तो आप क्लियरली ये बता सकते हैं कि जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स है उसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादा है, इसलिए इसका स्थायित्व भी ज़्यादा होगा। तो सीधा देखते ही पता चल रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं आपको यहाँ बताती हूँ, क्योंकि ऐसा भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि आप इसका रीज़न भी बताइए कि इथाइलिन डायमीन लेने से, मतलब एज लिगेंड लेने से स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई। यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए बीटा की वैल्यू 10⁸8 में है, जबकि सेकेंड कॉम्प्लेक्स के लिए 10⁸18 में है। तो ये क्यों हुआ। तो आप देखिए यहाँ पर कि जो आपका एथिलीन डायमीन है वो मैंने आपको बताया उसका क्या फार्मूला है। अब आप देखिए कि यहाँ एथिलीन डायमीन के दोनों कॉर्नर्स पर NH2 है और ये दोनों जो NH2 हैं इसमें जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका डोनेशन मेटल को हो जाएगा। जैसे ही मेटल को दोनों साइड से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एक रिंग बन जाएगी। तो ये अगर एक लिगेंड है तो एक रिंग बन गई और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 लिगेंड्स हैं, 3 इथाइलिन डायमीन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि निकल एक ही है और निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि निकल बीच में लिखा हुआ है और 3 मॉलिक्यूल्स EN के इथाइलिन डायमीन के यहाँ पर अटैच हो रहे हैं। तो यहाँ पर 3 रिंग्स बन रही हैं और ये जो रिंग्स हैं इनको हम ये कह सकते हैं कि चीलेट फॉर्मेशन इसके अंदर हो रहा है। और ये जो 3 रिंग्स हैं, मैंने इसमें ग्रीन से लिखा है 1, 2 और 3, ये इस कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रही है, इसीलिए इसका बीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है। तो वैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत रिक्वायर्ड नहीं है, बट यू मस्ट नो द रीज़न कि ऐसा क्यों हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर कॉपर का टेट्राअमीन कॉम्प्लेक्स है। जैसा कि आपको समझ आ रहा है कि यहाँ 4 लिगेंड्स हैं, तो सबसे पहले हम ये बताएं कि अगर हम स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स को बनने के लिए 4 पद होंगे। यानी सबसे पहले कॉपर +2 आयन से एक लिगेंड आकर के जुड़ेगा, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। दूसरे पद में उस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स पर दूसरा लिगेंड आकर के जुड़ेगा, सेकेंड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर तीसरा आकर के जुड़ेगा उस पर और उसके बाद चौथा जुड़ेगा। यानी कि हर स्टेप में एक एक लिगेंड जुड़ता चला जाएगा और हर स्टेप के लिए log K1, log K2, log K3 और log K4 की वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन हैं, जो कि क्रमशः 4.3, 3.6, 3.1 और 2.9 है। हमें ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि बीटा किसके बराबर होता है, K1 इंटू K2 इंटू K3 अप टू Kn। जितने भी स्टेप्स हैं उन सब के जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसका लॉग ले लें तो लॉग बीटा क्या हो जाएगा, log K1 प्लस log K2 प्लस log K3 प्लस log K4। यहाँ log K1 की वैल्यू 4.3 दे रखी है, log K2 is 3.6, log K3 is 3.1 एंड log K4 is 2.9। आप इन सब को ऐड कर दीजिए, log बीटा की वैल्यू 13.9 आ जाएगी। तो यह तो कुछ न्यूमेरिकल्स थे। अब एक क्वेश्चन इनके फैक्ट से रिलेटेड है, वो आप देखिए कि समझाइए
कि ऊष्मागतिक रूप से स्थायी संकुल का गतिजतः अक्रिय होना आवश्यक नहीं। तो आप यहाँ पर ये देखिए, इस स्क्रीन पर सबसे नीचे आपको ये दिख रहा है कि दो तरीके के स्थायित्व हैं। पहला स्थायित्व ऊष्मागतिक स्थायित्व है और दूसरा गतिज स्थायित्व है। ऊष्मागतिक स्थायित्व को हमने दो भागों में डिवाइड किया, या तो वो जो कॉम्प्लेक्स है वो स्थायी होगा यानी स्टेबल, और या वो अस्थायी होगा या अनस्टेबल। जबकि गतिज स्थायित्व में जो क्लासिफिकेशन है वो किस में किया गया है, अक्रिय और चंचल, इनर्ट और लेबाइल। तो जैसे ही हम इसे देखते हैं तो हमें ऐसा लग सकता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऊष्मागतिक रूप से स्थायी है तो वो गतिज रूप से अक्रिय होना चाहिए, यानी कि स्थायी और अक्रिय एक सा होना चाहिए, जबकि अस्थायी, अनस्टेबल और चंचल यानी कि लेबाइल अलग भी एक सा होना चाहिए। जबकि हम ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों तरह के स्थायित्व एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं हैं, यानी कि ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि जो ऊष्मागतिक रूप से स्थायी है वो गतिजतः अक्रिय हो और जो अनस्टेबल है वो लेबाइल हो, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि तो जो गतिज स्थायित्व है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, यानी अगर कोई रिएक्शन 1 मिनट में पूरी हो रही है तो हम उसको चंचल कहेंगे या लेबाइल कहेंगे, जबकि अगर उसमें ज़्यादा समय लगता है तो उसको हम अक्रिय या इनर्ट कहेंगे। तो इसका बिल्कुल भी कोई लेना देना, कोई रिलेशन ऊष्मागतिक स्थायित्व की दोनों टर्म्स से नहीं है। तो अब हम इसका आंसर कर लें। हमने जो थ्योरी वाला पार्ट है वो दोबारा से डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है जिसमें कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस आप देख रहे हैं। ये निकल पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो निकल का साइनाइड के साथ है, यानी आप सभी देख रहे हैं कि सारे ही जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो साइनो कॉम्प्लेक्सेस हैं, यानी कि सभी में लीगेंड जो है वो साइनाइड है। जबकि मेटल चेंज हो रही है, पहले में निकल के साथ है, दूसरा मर्करी के साथ है, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो आयरन के साथ है, एंड लास्ट वन प्लैटिनम के साथ है। और हमने इनके सबके जो स्थायित्व स्थिरांक बीटा है उनके वैल्यूज़ दे रखी हैं, और आप ये देख रहे हैं कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो काफ़ी अधिक हैं। और क्योंकि जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए ये ऊष्मागतिक रूप से बहुत ज़्यादा स्थायी हैं। तो थर्ड जो कॉलम है उसमें ये लिखा हुआ है अति उच्च सभी के लिए, क्योंकि बीटा की वैल्यू ज़्यादा हैं। लेकिन अब हम जब गतिज स्थायित्व की बात करते हैं तो पहला और दूसरा यानी कि निकल और मरकरी जो है उसको हमने क्या बताया है, चंचल या लेबाइल। जबकि आपको क्या लगना चाहिए कि अगर ऊष्मागतिक रूप से वो स्थायी है तो ये गतिज रूप से अक्रिय होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स हैं उनमें ये अक्रिय नहीं है, ये बहुत चंचल है, बहुत लेबाइल है। जबकि जो आयरन वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें ऊष्मागतिक रूप से स्थायी भी है और गतिज रूप से अक्रिय भी है। तो अब आप देखिए कि क्या इसमें एक्सप्लेन किया है कि साइनो संकुलों, ये आप इसमें रीड आउट कर रही हूँ, साइनो संकुलों के स्थायित्व स्थिरांक की वैल्यूज़ हाई हैं, यानी कि बीटा की वैल्यूज़ हाई हैं, इसलिए सभी संकुल स्थायी हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो आयरन के कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और 4, ये ऊष्मागतिक रूप से स्थायी हैं, इसलिए इनकी ऊष्मागतिक जो जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि साथ ही साथ ये गतिज रूप से भी अक्रिय हैं। जबकि निकल और मर्करी के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और 2, इनके लिए बीटा की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए इनकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी अति उच्च है। लेकिन यहाँ जो गतिज स्थायित्व है वो इनका कैसा है, लेबाइल है या चंचल है, क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं वो 1 मिनट से कम समय में पूरी हो रही हैं। तो इसलिए आप देखिए ये नोट नीचे लिखा हुआ है कि ये आवश्यक नहीं है कि कोई संकुल यदि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है तो गतिजता भी स्थायी होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और इसी टाइप के कुछ और जो न्यूमेरिकल्स अगर बन सकते हैं तो आप उन्हें ट्राई कीजिए, क्योंकि मोर और लेस सबका कंसेप्ट जो है वो एक सा है, और इसीलिए ये आज यहाँ हमने डिस्कस किए हैं। और अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा
उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी यूनिट का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।